आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ सोरघम क्रॉप और इसके अंतर्गत मैं आपको सोरघम के बारे में बताऊंगा। तो आइए अपने सेशन को मैं स्टार्ट करता हूं। क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ सोरघम। बात करें अगर ज्वार की, ठीक है, ज्वार की वैज्ञानिक खेती की अगर हम बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है छात्रों सोरघम बाइकोलर। इसकी जो फैमिली है वो पोएसी और ग्रैमिनी। क्रोमोसोम नंबर इसका 20 होता है, ठीक है। जो है फिर से बता देते हैं कि ज्वार का जो साइंटिफिक नेम है इसको हम सोरघम बाइकोलर कहते हैं। इसकी फैमिली है पोएसी और इसका क्रोमोसोम नंबर होता है 20। इसका हम ओरिजिन प्लेस की बात करें, ओरिजिन प्लेस की अगर बात की जाए तो ये होता है अफ्रीका, ठीक है। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो अफ्रीका में है। ज्वार जो है भारत की प्रमुख मोटे अनाज श्री अन्न फसलों में से एक होती है, ठीक है। तो ज्वार जो है मोटे अनाजों की एक महत्वपूर्ण फसल है और ये जो है सबसे ज्यादा जो है वो ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, यानी कि सूखा सहन करने वाली सबसे ज्यादा सूखा सहन करने वाली फसल है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कैमल क्रॉप के नाम से जानते हैं और इसे इसकी विशेषताओं के कारण इसे किंग ऑफ मिलेट्स कहा जाता है। किंग ऑफ मिलेट्स के नाम से जानते हैं, यानी मोटे अनाजों का राजा भी कहते हैं, ठीक है। यह अधिक तापमान तथा सूखा जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अच्छी उपज देने की क्षमता रखती है। भारत में ज्वार का उपयोग मानव भोजन, पशुओं के चारे, औद्योगिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। ज्वार के दाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, आयरन तथा अन्य पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। जलवायु परिवर्तन के दौर में ज्वार का महत्व और भी बढ़ गया है क्योंकि यह कम पानी में भी सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। आधुनिक उत्पादन तकनीकों को अपनाकर किसान इसकी उपज और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्वार जो है वो विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जो है, यानी अगर सूखा पड़ जाता है उस कंडीशन में भी ज्वार अच्छा उत्पादन जो है वो दे देता है। ज्वार में पर्याप्त मात्रा में का जो है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इसे अनाजों का राजा कहते हैं, मोटे अनाजों का राजा इसे कहा जाता है। इसमें जो है फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और जलवायु परिवर्तन के दौर में भी ज्वार का भी और भी महत्वपूर्ण जो है वो, मतलब जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस कंडीशन में ज्वार का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके बारे में ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। बात करें जलवायु की तो ज्वार जो है वो उष्ण एवं अर्धशुष्क जलवायु की फसल है। अंकुरण के लिए 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त होता है। वृद्धि के समय 26 से 34 डिग्री तापमान सर्वोत्तम होता है। 400 से 700 mm वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में इसकी खेती क्या है, अच्छी प्रकार से की जाती है, ठीक है। अधिक वर्षा एवं जल भराव इसकी वृद्धि के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ज्वार के बारे में कि इसके अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यकता होती है। वृद्धि के समय 26 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 400 से 700 mm जो वर्षा होती है वो इसके लिए पर्याप्त होती है। अधिक वर्षा एवं जल भराव इसकी वृद्धि के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। अत्यधिक वर्षा होना और जल भराव कंडीशन जो है वो इसकी वृद्धि के लिए हानिकारक माना जाता है, ठीक है। यानी वेल ड्रेनेज मिट्टी जो है वो, अच्छे जल निकास वाली मृदा, अच्छे जल निकास वाला स्थान जो है वो इसके लिए अच्छा माना जाता है। पकने के समय शुष्क एवं धूप युक्त मौसम क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। जब इसकी मैच्योरिटी होती है तो पकने के समय जो है वो अच्छी खिली धूप और धूप युक्त मौसम जो है वो अच्छा होता है, यानी शुष्क और ह्यूमिड क्लाइमेट इसके लिए बेस्ट होता है। भूमि की बात करें तो ज्वार की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, जैसे कि भारी एवं काली मिट्टी सर्वोत्तम होती है। दोमट एवं जल निकास वाली भूमि जो है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। मिट्टी का पीएच जो होता है वो
6.0 से 8.5 तक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 6.0 से 8.5 तक होना चाहिए। जल भराव वाली भूमि से बचना चाहिए। उन्नत किस्मों की अगर बात करें कि ज्वार की कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, तो ये है, ठीक है। खरीफ ज्वार की बात करें तो खरीफ ज्वार में CSH 14, CSH 16, CSH 23, CSV 15, CSV 17 और CSV 20, ये सारी जो है वो ज्वार की महत्वपूर्ण उन्नत किस्में हैं, ठीक है। इसके अलावा अन्य भी किस्में हैं, CSV 27, CSV 30F। रवि ज्वार की बात करें M3551, CSV 18, CSV 22R, ठीक है। फूले वसुधा, ये सारी इसकी रबी ज्वार की जो है वो महत्वपूर्ण किस्में हैं। और चारा वाली फसलों के लिए, ठीक है, फॉडर क्रॉप्स के लिए ज्वार की कुछ किस्में हैं, जैसे MP चरी, SC 136, SC 171, ये सारी जो है वो चारा वाली फसलों की महत्वपूर्ण किस्में हैं। SSG 59-3, ये भी चारा के लिए एक महत्वपूर्ण ज्वार की किस्म है। खेत की तैयारी की बात करें, फील्ड प्रिपरेशन की, तो खेत की तैयारी के विषय में तो अच्छी उपज के लिए खेत की उचित तैयारी क्या होती है? आवश्यक होती है। एक गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करते हैं। मतलब फील्ड प्रिपरेशन के लिए, ज्वार की फसल की तैयारी के लिए जो है वो सबसे पहले हम मोल्ड बोर प्लाऊ से एक गहरी जुताई करते हैं। इसके बाद फिर 2-3 जुताइयां कल्टीवेटर या हैरो से करते हैं और प्रत्येक जुताई के बाद क्या करते हैं? पाटा लगा देते हैं, ठीक है। खेत समतल एवं खरपतवार रहित होना चाहिए, मतलब खेत पूरी तरह से समतल होना चाहिए, किसी प्रकार के खरपतवार, फसल के अवशेष वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से अच्छी तरह से खेत को साफ सुथरा करके जो है वो जो अवांछित खरपतवार है उसको बिल्कुल तरह से निकाल देना चाहिए, जिससे कि खेत में किसी प्रकार की बीमारी का प्रकोप ना होने पाए, ठीक है। जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में जो है वो सिंचाई के पास जो एक्स्ट्रा वाटर है या बरसात का जो पानी है उसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है अधिक जल भराव की कंडीशन में ये फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाती है, खराब हो जाती है। तो बिल्कुल जल भराव की स्थिति नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फील्ड में होना चाहिए। तो ये इसकी फील्ड की प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टाइम ऑफ सोइंग की बात करें, ठीक है, टाइम ऑफ सोइंग की बात करें, बुआई का समय, तो खरीफ ज्वार जो है वो जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक, ठीक है, जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक इसकी जो है वो इसकी खरीफ ज्वार की बुआई की जाती है। रबी ज्वार की बात करें तो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर के मध्य तक जो है वो रबी ज्वार की बुआई की जाती है। ग्रीष्मकालीन ज्वार की फरवरी मार्च में सोइंग की जाती है। समय पर बुआई करने से रोग एवं कीट का प्रकोप कम होता है तथा उत्पादन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो समय से बुआई पर क्या होता है, करने से क्या होता है, रोग एवं कीटों का प्रकोप कम होता है और उत्पादन भी अच्छा प्राप्त हो जाता है। अब बीज दर की बात करें, ठीक है, बीज दर की अगर बात की जाए सीड रेट की, तो दाना उत्पादन के लिए 10 से 12 किलोग्राम, यानी कि जो है अनाज के लिए 10 से 12 किलोग्राम, सामान्य जो है वो इसकी जो सीड रेट है वो 10 से 12 किलोग्राम, संकर किस्में जो है वो 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और चारा के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर से बात करें तो सामान्य कंडीशन में ज्वार के लिए 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, जबकि हाइब्रिड सीड की बात करें तो 8 से 10 किलोग्राम हाइब्रिड सीड यानी कि संकर बीज की आवश्यकता होती है और चारा के लिए 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट की बात करें तो रोगों से बचाव हेतु बीज उपचार आवश्यक है, जैसे कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से जो है वो बीजों को शोधित करना चाहिए। थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज को शोधित करना चाहिए। दीमक एवं प्रारंभिक कीट नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोरोपिड 5 से 7 ml प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करना चाहिए, ठीक है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए जो है वो कार्बेंडाजिम का प्रयोग या थायरम, ठीक है, या फिर अगर दीमक का प्रकोप हो खेत में तो इमिडाक्लोरोपिड, ठीक है, इमिडाक्लोरोपिड जो है वो 5 से 7 ml बीज से उपचारित करके जो है वो बीज की बुआई करनी चाहिए, ठीक है। सोइंग मेथड की बात करें
तो सीड ड्रिल द्वारा बुआई सर्वोत्तम होती है, सीड ड्रिल से करना चाहिए। इसमें कतार से कतार जो है वो दूरी 45 सेंटीमीटर रखना चाहिए और पौधे से पौधे 12 से 15 सेंटीमीटर रखना चाहिए। बुआई की गहराई जो है वो 3 से 5 सेंटीमीटर रखना चाहिए। ठीक है, अधिक गहराई पर बुआई करने से क्या होता है, अंकुरण प्रभावित होता है। अगर इससे ज्यादा गहराई पे हम बीज को बोते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा अंकुरण जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, पोषक तत्व प्रबंधन की बात की जाए, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की अगर बात करें तो संतुलित उर्वरक उपयोग से उत्पादन में क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, संतुलित मात्रा में अगर उर्वरक का फर्टिलाइजर्स का यूज कर रहे हैं तो उत्पादन में वृद्धि होती है। गोबर की खाद 10 से 15 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई में मिलाना चाहिए। ठीक है, 10 से 15 टन सड़ी गोबर की खाद जो है वो अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाना चाहिए। और केमिकल फर्टिलाइजर्स की बात करें, अगर रासायनिक उर्वरकों की बात की जाए तो समांतर नाइट्रोजन जो है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दर से अप्लाई करना चाहिए। फास्फोरस जो है होता है 40 से 50 किलोग्राम, पोटाश जो है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है वो, तो ये सामान्य जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। उर्वरक देने की विधि की बात करें, मेथड ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करें तो फास्फोरस एवं पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा जो है वो बुआई के समय देना चाहिए। शेष नाइट्रोजन 30 से 35 के दिन बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। ठीक है, शेष नाइट्रोजन जो है वो 30 से 35 दिनों के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। तो इस प्रकार से उर्वरक देना चाहिए। सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो खरीफ ज्वार सामान्यतः वर्षा आधारित होती है। कैसी होती है, वर्षा आधारित होती है। रबी एवं ग्रीष्मकालीन फसल में 4 से 6 सिंचाइयां पर्याप्त होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ज्वार की सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिए। इसकी महत्वपूर्ण अवस्थाएं क्या होती हैं सिंचाई की, अंकुरण की अवस्था, घुटना अवस्था जिसे हम क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, जर्मिनेशन स्टेज, नी हाइट स्टेज, ये थी फ्लावरिंग स्टेज, ग्रेन फिलिंग स्टेज। ठीक है, तो जर्मिनेशन स्टेज, नी हाइट स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज और ग्रेन फिलिंग स्टेज, इट इज द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज। ये जो है एक महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं ज्वार की फसल में। इसमें नमी की कमी जो है वो, पानी की कमी खेत में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उत्पादन जो है वो प्रभावित हो जाता है। जल भराव से जो है वो खेत को बचाना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो खरपतवार प्रारंभिक अवस्था में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे कि यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो 20 से 25 दिन के पहले जो है वो निराई गुड़ाई करना चाहिए और 40 दिन बाद दूसरी निराई करना चाहिए। केमिकल कंट्रोल में एट्राजिन 0.5 टू 1.0 किलोग्राम प्रति ml बुआई के तुरंत बाद जो है वो छिड़कना चाहिए। तो एट्राजिन 0.5 से 1.0 किलोग्राम जो है वो हर्बिसाइड्स का उपयोग जो है वो बुआई के तुरंत बाद जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कीट प्रबंधन की बात करें स्टेम बोरर की, तो जैसे कि इसके लक्षण क्या है, पौधे का मध्य भाग क्या होता है, सूख जाता है, जिससे क्या होता है, डेड हार्ट दिखाई देता है। तो स्टेम बोरर का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर है कि ये डेड हार्ट कॉज करता है। ठीक है, इसके नियंत्रण के लिए समय से बुआई करना चाहिए। प्रभावित पौधे को क्या करना चाहिए, उखाड़ करके नष्ट कर देना चाहिए और सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। सूट फ्लाई की अगर बात करें तो नई पत्तियां क्या करती हैं, सूख जाती हैं और पौधों की वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। इसके नियंत्रण के लिए समय पर बुआई करना चाहिए, बीज उपचार करना चाहिए, अनुशंसित कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए। एफिड्स की बात करें तो इसके लक्षण हैं, ये पत्तियों के रस को चूसते हैं और पौधे को कमजोर कर देते हैं। इनके नियंत्रण के लिए पीले जो है वो चिन ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए। आवश्यकता होने पर उनसे कीटनाशकों का, ठीक है, तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड है, इमिडाक्लोरोपिड जो है, ठीक है, या फिर हेमटोक्लोरोपिड का प्रयोग जो है वो छिड़काव के लिए जो है वो करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है इसका नियंत्रण किया जाता है।
डिजीज मैनेजमेंट की बात करें तो जैसे ग्रेन स्मट, ठीक है, ग्रेन स्मट तो दाने काले चूर्ण में बदल जाते हैं, ठीक है, ग्रेन स्मट में क्या होते हैं, दाने काले चूर्ण में बदल जाते हैं। इसमें रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करना चाहिए और सीड ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। इस प्रकार से फसल को बचाया जा सकता है। एंथ्राकोनोज से क्या लक्षण होते हैं, पत्तियों पर लाल भूरे धब्बे बनते हैं। इसके लिए कई सारी रोग रोधी किस्में हैं, उसको बुआई के लिए प्रयोग करना चाहिए, बीज को उपचार करना चाहिए और तमाम प्रकार के इंसेक्टिसाइड फंजीसाइड से उसको अप्लाई करना चाहिए। चारकोल की बात करें, चारकोल रॉट की, तो ये तना सूख जाता है और पौधे क्या करते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो कोयले की तरह जो है, चारकोल की तरह जो है वो बिल्कुल पाउडर जो है हो जाता है। इसके लिए संतुलित उर्वरक का उपयोग करना चाहिए खेत में, ठीक है, अधिक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए और फसल चक्र अपनाना चाहिए, मतलब एक अच्छा फसल चक्र जो है वो अपनाना चाहिए, ठीक है, जिससे कि इस रोग से बीमारी से फसल को बचाया जा सके। क्रॉप रोटेशन की बात की जाए तो ज्वार के साथ निम्न फसल जो है वो लाभकारी होती है, जैसे कि ज्वार के साथ हम चना उगा सकते हैं, ज्वार गेहूं को उगा सकते हैं, ठीक है, ज्वार सरसों को उगा सकते हैं, ज्वार अरहर को उगा सकता है और ज्वार चना मूंग की जो है वो उगाया जा सकता है, ठीक है। फसल चक्र अपनाने से क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति जो है वो बनी रहती है और रोग कीट का प्रकोप जो है वो कम होता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग अगर बात की जाए, हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग की, तो इसमें बालियां पूरी तरह से पक जाए, दानों में 18 से 20% नमी रह जाए, तब फसल की कटाई जो है वो करनी चाहिए। कटाई के बाद बालियों को 5 से 7 दिन तक जो है वो धूप में सुखाना चाहिए, मड़ाई करना चाहिए, ठीक है, उसके बाद मड़ाई करना चाहिए। दानों को 12% से कम नमी पर संग्रहित करना चाहिए, ठीक है, जैसे जहां पर 12% की दानों को जो है वो संग्रहित करने के लिए 10 से 12% नमी होनी चाहिए, तभी उनको जो है वो संग्रहित करना चाहिए, तभी उन्हें जो है वो जो है उनकी कटाई करना चाहिए। भंडारण की बात की जाए तो साफ एवं सूखे दानों का भंडारण करना चाहिए, जिसमें 12% से कम नमी रखना चाहिए। गोदाम जो होना चाहिए बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है, क्रैक एंड क्रैसेस पूरी तरह से ढके होने चाहिए, ठीक है, और कीट से सुरक्षा हेतु जो है वो वैज्ञानिक की भंडारण की विधियां अपनाना चाहिए, जैसे कि हम पूषा बिन का उपयोग करते हैं या स्टील के ड्रम्स का उपयोग करना चाहिए बीजों को भंडारण के लिए, अनाजों को भंडारण के लिए, ठीक है। उन्नत तकनीक अपनाने पर क्या है, सामान्य किस्मों से 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक दाना प्राप्त किया जा सकता है और संकर किस्मों से 45 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम उत्पादन की बात करें, यील्ड की बात की जाए, तो सामान्य किस्मों से 30 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर और संकर किस्मों से 45 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर जो है वो ज्वार का उत्पादन जो है वो लिया जा सकता है। एक अच्छी तकनीक, एक अच्छी उन्नतशील किस्मों को अपना करके, एक उन्नतशील तकनीकों को अपना करके, कृषि प्रणालियों को अपना करके ज्वार की फसल से अच्छा उत्पादन जो है वो लिया जा सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।